रिटायरमेंट में मिला पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है देखेंगे इस वीडियो में। क्या आइडियल अप्रोच होना चाहिए आपकी एज, कॉर्पस अमाउंट एंड रिस्क लेने के हिसाब से। क्या होनी चाहिए आइडियल इन्वेस्टमेंट प्लान टू लीड अ पीसफुल रिटायरमेंट लाइफ। इस वीडियो के बाद सब क्लियर हो जाएगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा इन्वेस्टमेंट साइकिल, जो कि है पहला एक्यूमुलेशन फेज। यहाँ हम नौकरी करते हैं और हर महीने एक अमाउंट रिटायरमेंट के लिए अलग करते हैं। एंड वंस यू हैव एंटर्ड द रिटायरमेंट फेज, तभी उसी पैसे को डिक्यूमुलेट करते हैं, मतलब विड्रॉ करते हैं, ताकि आप आराम से पीसफुल लाइफ जी सके। अगर आप रिटायर हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं, और अगर आप यंग हैं, तो आप अपने रिटायर्ड पेरेंट्स के लिए ज़रूर देखें इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मान लीजिए आप रिटायर हो चुके हैं और आपके पास लमसम अमाउंट है। सबसे पहला सवाल, इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों इसका कोई सिंगल आंसर नहीं है। चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। गाइज मान लीजिए 3 दोस्त हैं, बंटी, गुड्डू और चिंटू। बंटी काम करते हैं TCS में, गुड्डू काम करते हैं विप्रो में और चिंटू काम करते हैं इन्फोसिस में। और तीनों डिसाइड करते हैं कि 30 साल बाद तीनों 1 करोड़ अमाउंट के साथ रिटायर होंगे। तीनों ने 1 करोड़ सेव करने का प्लान किया था। चलिए देखते हैं इन्होंने कितना सेविंग्स किया है। बंटी ने सिर्फ 50 लाख ही सेव कर पाया। गुड्डू जी ने 1 करोड़ का सोचा था और उन्होंने 1 करोड़ सेव किया है। और चिंटू जी ने 1.5 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस जनरेट कर लिया। अभी आप बताइए, क्या ये तीनों को सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए या डिफरेंट स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों इसका जवाब है स्ट्रेटेजी तीनों के लिए अलग होगा। चलिए समझते हैं तीनों सिचुएशन में हमें कैसे प्लान करना है। शुरुआत करते हैं बंटी के साथ। इनका टारगेट था 1 करोड़ सेव करने का, बट ये सिर्फ 50 लाख सेव कर सके। इनका मेन एम होना चाहिए कॉर्पस प्रोटेक्शन। ये कॉर्पस ग्रोथ के बारे में नहीं सोच सकते, ये रिस्की एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एंड अलोंग विथ प्रोटेक्शन इनको इनकम जनरेशन में भी फोकस करना चाहिए। अगर आप स्किल हैं तो ट्यूशन दे सकते हैं, अगर रियल स्टेट है तो थोड़ा रेंट जनरेट कर सकते हैं मंथली, या फिर आपको बहुत हिसाब से चलना होगा। लग्जरी आइटम्स में बिल्कुल खर्च नहीं कर सकते और बेसिक नीड में बहुत ही हिसाब से खर्च करना होगा, तो ही आप रिटायरमेंट लाइफ पीसफुली जी पाएंगे। तो दोस्तों बंटी जैसा तो कोई बनना नहीं चाहेगा। नेक्स्ट गुड्डू, इनका टारगेट था 1 करोड़ सेव करने का और इन्होंने 1 करोड़ सेव किया। इन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, तो ये वो पैसा गंवाना तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो इनका मेन एम होगा कॉर्पस प्रोटेक्शन, उसके साथ इनकम जनरेशन भी। ये थोड़ा लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इन्फ्लेशन को बीट करे और ज़्यादा रिस्की भी ना हो। और हाँ, थोड़ा बहुत इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक सर्टेन मिनिमल परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो फॉर कॉर्पस ग्रोथ, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और आखिर में है चिंटू, ये बहुत ही अच्छे पोजीशन में है। इनका टारगेट था 1 करोड़, बट समहाउ ही मैनेज टू सेव 1.5 करोड़। ये अपनी रिटायरमेंट लाइफ लग्जरी में जी सकते हैं, बिल्कुल इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनका मेन एम होना चाहिए जो टारगेटेड अमाउंट था 1 करोड़ उसे प्रोटेक्ट करने की, एंड बाकी का 50 लाख इक्विटी में इन्वेस्ट करें। अभी इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक्स खरीदना चाहिए कि नहीं, ये सारे डिपेंड करते हैं चिंटू जी के नॉलेज पर, जो हम वीडियो की लास्ट पार्ट में समझेंगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले हमें 2 चीज का तो ध्यान रखना है, जो कि है प्री रिक्विजिट। नंबर 1, हेल्थ इंश्योरेंस। आप कभी नहीं चाहेंगे कि एक बीमारी की वजह से आपने जो रिटायरमेंट कॉर्पस जनरेट किया है वो खत्म हो जाए। दूसरा, इमरजेंसी फंड। ये फंड इमरजेंसी के दौरान काम आता है,
जैसे गाड़ी बिगड़ गई, घर की मरम्मत करनी पड़ जाए वगैरह। इन दोनों का ध्यान रखने के बाद आप तैयार है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर ऑल द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर रिटायर्ड पीपल, जो सेफ है, रिस्की बिल्कुल नहीं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एट प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8.2%। यहाँ आपके पैसे 5 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा और आप चाहे तो 3 साल और बढ़ा सकते हैं। अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉल करते हैं तो आपको पेनल्टी देना होगा 1.5% आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का, और अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो 1% आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। इस स्कीम में आप मैक्सिमम 30 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको 80C के तहत 1.5 लाख तक टैक्स रिबेट का ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। एट प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है 7.4% पर एनम। आपका पैसा 10 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉल करते हैं तो आपको पेनल्टी देना होगा और वो 2% आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का होगा। इस स्कीम में आप मैक्सिमम 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको 80C के तहत 1.5 लाख का टैक्स रिबेट मिलेगा, बट जो आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे इस स्कीम के थ्रू वो टैक्सेबल होगा। तीसरा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम पोमिस। एट प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4% पर एनम। यहाँ आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक इन होगा। अगर आप यहाँ प्री मेच्योर विड्रॉल करते हैं तो आपको पेनल्टी देना होगा। 3 साल के पहले अगर आप विड्रॉ करें तो 2% ऑफ योर इन्वेस्टेड अमाउंट, और 3 साल के बाद अगर आप विड्रॉल करते हैं तो 1% ऑफ योर इन्वेस्टेड अमाउंट। इस स्कीम में आप मैक्सिमम 9 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप इंडिविजुअल हैं, या फिर 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका जॉइंट अकाउंट है। इस स्कीम में दोस्तों आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। ये तीनों स्कीम का मेन एम इज कॉर्पस प्रोटेक्शन। ये सारे सेफ एसेट हैं, गवर्नमेंट बैक्ड, साथ में इनकम जनरेशन भी मंथली बेसिस में। अभी यहाँ किसे इन्वेस्ट करनी चाहिए? बंटी, इन्हें तो यही इन्वेस्ट करना है, इसके बाहर तो इनको इन्वेस्ट ही नहीं करना, क्योंकि इनका मेन एम है कॉर्पस प्रोटेक्शन और साथ में इनकम जनरेशन भी। गुड्डू जी को भी यही इन्वेस्ट करना है, लेकिन पूरा कॉर्पस नहीं, एक मेजर पार्ट इनके कॉर्पस का फॉर कॉर्पस प्रोटेक्शन एंड इनकम जनरेशन। चिंटू जी, इनके लिए थोड़ा लो अमाउंट रहेगा यहाँ कंपेयर टू बंटी एंड गुड्डू। दोस्तों अभी समझते हैं इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, अगर आप जानते हैं कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस कैसी करनी चाहिए, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी पढ़नी चाहिए, कैश एंड फ्लो स्टेटमेंट कैसी पढ़नी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसी पढ़नी चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा आप स्टॉक मार्केट से बिल्कुल दूर रहें। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका पैसा आप गवा बैठे। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे बढ़िया ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। यहाँ आपको पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करना, फंड मैनेजर आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे, जिसके बदले में वो एक एक्सपेंस रेशियो वो आपसे चार्ज करेंगे जो बहुत ही मिनिमल होता है। तो दोस्तों वैसे तो म्यूचुअल फंड कई टाइप के होते हैं, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप, स्मॉल कैप, कई सारे ऑप्शन हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 कैटेगरी के साथ फेमिलियर कराना चाहता हूँ। फर्स्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड, दूसरा लार्ज कैप। चलिए समझते हैं डिटेल में। एक इंडेक्स फंड का मकसद होता है एक स्पेसिफिक मार्केट जैसे निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस को मैच करना। ये कैसे होता है चलिए समझते हैं। नंबर 1, इंडेक्स को रेप्लिकेट करना। फंड का एम होता है कि वो इंडेक्स की तरह परफॉर्म करे। अगर इंडेक्स में 50 बड़ी इंडिया की कंपनीज है तो फंड भी उन्हीं 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट, फंड के नेट एसेट का कम से कम 95% उन्हीं सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होना चाहिए जो इंडेक्स में है। इसका मतलब है कि फंड अपना ज़्यादा पैसा उन्हीं स्टॉक्स या बॉन्ड में लगाएगा जो इंडेक्स में है। तीसरा वेटेज सिमिलरिटी,
फंड इन सिक्योरिटीज में वैसे ही प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करेगा जैसे इंडेक्स में है। अगर एक पार्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स का 2% है तो फंड भी उस स्टॉक को अपनी होल्डिंग्स का लगभग 2% ही बनाएगा। अब समझते हैं लार्ज कैप। लार्ज कैप कंपनीज वो होते हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनी में आती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है एक कंपनी के शेयर प्राइस को उसकी टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है। ये कंपनीज बड़ी साइज की और स्टेबल होती है। इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट लार्ज कैप फंड को अपने टोटल एसेट का कम से कम 80% लार्ज कैप कंपनी के शेयर और रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होता है। तो दोस्तों मैं अब कहना चाहूँगा, मैंने इंडेक्स फंड और लार्ज कैप फंड ही क्यों आपको सजेस्ट किया, तो इसका रीज़न है आप रिटायर हो चुके हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप ज़्यादा वोलेटाइल एसेट या फिर उन एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो। इंडेक्स म्यूचुअल फंड ओवर द लॉन्ग टर्म आपको डेफिनेटली 10 से 12% का रिटर्न देगा ही देगा, और लार्ज कैप फंड भी ऑन एन एवरेज आपको 12 से 15% तक रिटर्न देगा। ये दोनों फंड काफ़ी स्टेबल हैं, बहुत ही लो रिस्की माना जाता है और आपका पैसा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ज़रिए काफ़ी बढ़ता रहेगा ओवर द लॉन्ग टर्म। अभी आपने समझा कहाँ इन्वेस्ट करना है, लेकिन कैसे इन्वेस्ट करना है चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप जितना इक्विटी में इन्वेस्ट करना है वो आप डेट म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद सिस्टमेटिक वे में इंडेक्स या फिर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र करेंगे अपने पैसे को डेट म्यूचुअल फंड से इक्विटी म्यूचुअल फंड में। पूरा पैसा एक साथ नहीं, उसको टुकड़ों में ट्रांसफ़र करेंगे। इसको कहते हैं हम सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। यह आपके इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करेगा। दिस विल एनेबल यू टू बाय मोर यूनिट व्हेन द कॉस्ट इज लेस एंड फीवर यूनिट व्हेन द कॉस्ट इज हाई। इट विल हेल्प टू मैग्नीफाई द रिटर्न इन द लॉन्ग टर्म। चलिए दोस्तों अभी आते हैं वीडियो के कंक्लूजन। सबसे पहले बंटी जी का गोल होगा टू इन्वेस्ट इन लो रिस्क एसेट क्लास, जो कि है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जो हमने वीडियो के फर्स्ट हाफ में डिस्कस किया था। इनको इक्विटी म्यूचुअल फंड में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना, इनको अपने कॉर्पस को प्रोटेक्ट करना है, साथ में इनकम जनरेशन में भी फोकस करना है। दूसरा आता है गुड्डू, ये अपने मेजर पोर्शन पोर्टफोलियो का लो रिस्क एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेंगे, जो कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और थोड़ा पोर्शन अपने पोर्टफोलियो का इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। और आखिर में आते हैं चिंटू जी, इनका मेन एम होगा कॉर्पस ग्रोथ, तो इन्हें इक्विटी में इन्वेस्ट करने पर फोकस रखना है और साथ में लो रिस्क में भी इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा किन किन परिस्थितियों में हमें कैसे रिस्क को बैलेंस करना है और कैसे हमें अपने रिस्क लेने के कंपैरिजन में इन्वेस्ट करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।